एक तस्वीर जो पहली नजर में श्रद्धा लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे समझते हैं वो सवाल बन जाती है। कमरे में एक बाबा कुर्सी पर बैठा है, शांत, स्थिर, मानो सब कुछ जानता हो। उसके पास एक महिला बैठी है, उसकी पत्नी, और नीचे जमीन पर एक और महिला। वो झुकी हुई है, हाथों में पानी से भरा पात्र, और उस पात्र में डूबे हुए हैं उस बाबा के पैर। वो महिला उन पैरों को अपने हाथों से धो रही है। अब तक ये दृश्य आपको साधारण लग सकता है, शायद आस्था, भक्ति, सम्मान से भरा, लेकिन कहानी यहीं पलटती है, क्योंकि जमीन पर बैठी वो महिला कोई आम महिला नहीं है। वो पूरे महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष है, एक ऐसा पद जिसका काम है महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकार, उनकी आवाज बनना। और वही महिला एक बाबा के पैरों में झुकी हुई है। और यहीं से सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि जब इतना ताकतवर पद भी आंख बंद करके भरोसा करता है तो आम इंसान क्या करेगा? और जिस इंसान पर इतना भरोसा किया जा रहा है, जानते हो वो कौन है? नाम अशोक खरात। लोग उसे कैप्टन कहते हैं, कुछ बाबा और कुछ ज्योतिषाचार्य। कहते हैं कि वो तारीख देखकर भविष्य बता देता है। कहते हैं कि उसके पास हर समस्या का हल है। और उसके भक्त सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों से जुड़े नाम थे। नेता, अफसर, मंत्री, यहाँ तक कि बड़े घरानों की महिलाएं, सब उसके दरबार में आते थे। लेकिन असली कहानी उस तस्वीर में नहीं थी, बल्कि वो छुपी थी उन फाइलों में जिन्हें पुलिस ने बरामद किया। एक पेन ड्राइव, एक मोबाइल, और उसमें कैद 58 वीडियो। हर वीडियो में एक ही चेहरा बार बार दिखता है, अशोक खरात, लेकिन हर बार साथ में होती है एक अलग महिला। और वो दृश्य जिन्हें शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। और यहीं से पर्दा उठता है। आरोप है कि उसने सिर्फ आम महिलाओं को नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी, ताकतवर, प्रभावशाली परिवारों की महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। IAS, IPS मंत्रियों के घर, यहाँ तक कि बड़े राजनीतिक चेहरों के परिवार। भरोसा दिलाया और फिर वही भरोसा तोड़ दिया। ब्लैकमेल, डर और चुप्पी। अब वापस उस तस्वीर पर आइए, जहाँ महिला आयोग की अध्यक्ष उसके चरण धो रही हैं। क्या वो सिर्फ भक्ति थी, या उस भरोसे की एक झलक जिसने कई और लोगों को भी आंख बंद करने पर मजबूर किया? क्योंकि जब समाज का एक मजबूत चेहरा भी किसी पर इतना भरोसा करता है, तो बाकी लोगों के लिए शक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अशोक खरात, जो कभी मर्चेंट नेवी में कप्तान था, अचानक कैसे भाग्य बताने वाला बाबा बन गया? कैसे उसने तारीखों और अंकों के खेल से लोगों का विश्वास जीत लिया? और फिर कैसे वही विश्वास उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया? यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि यह उस भ्रम की कहानी है जहां ताकतवर लोग भी कभी कभी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, आंख बंद करके भरोसा करना। और सवाल अब भी खड़ा है, क्या हम सच में किसी को इतना ऊपर बैठा देते हैं कि वो हमारे ही सिर पर खड़ा होकर हमें गिरा दे? जिस पुलिस ने कभी उससे पूछा था, बाबा चोर कब पकड़ा जाएगा, आज वही पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन इस बार सवाल अलग था, और यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है। नासिक में उसका दरबार सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं था। खाकी वर्दी भी वहां सिर झुकाती थी। कई बार जब केस अटक जाते, चोर हाथ नहीं आते, तो कुछ पुलिस वाले भी उसके पास पहुंच जाते। डेट ऑफ बर्थ, सर्विस नंबर, FIR नंबर, और बाबा बताता, इस दिन गिरफ्तारी होगी, इस महीने प्रमोशन मिलेगा। धीरे धीरे भरोसा इतना गहरा हो गया कि कानून के रखवाले भी उसके गणित पर यकीन करने लगे। लेकिन दिसंबर 2025 में एक छोटी सी घटना ने इस पूरे खेल की नींव हिला दी। एक मैसेज। नासिक की एक महिला के फोन पर अचानक एक तस्वीर आती है, उसकी अपनी, साथ में एक धमकी, पैसे दो वरना वायरल कर देंगे। पहले उसे लगा कि ये AI का खेल है। आजकल नकली तस्वीरें बनाना आसान है, उसने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद सच खुद उसके सामने आ खड़ा हुआ। मंदिर के बाहर भीड़ थी, और उसी भीड़ के बीच से एक लड़का उसके पास आया। बिना कुछ बोले उसने मोबाइल स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। इस बार तस्वीर नहीं, बल्कि वीडियो था, और वो नकली नहीं था। वो बोला कि पैसे नहीं दिए तो ये सब बाहर चला जाएगा। इतना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। उस एक पल ने उसकी दुनिया हिला दी। डर, शर्म और सवाल, आखिर ये सब हुआ कैसे? कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद उसने फैसला किया कि वो डरकर चुप नहीं बैठेगी। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। FIR दर्ज हुई, नंबर ट्रेस हुआ, और पुलिस पहुंच गई उस शख्स तक जिसने मैसेज भेजा था। उसका नाम था नीलेश जाधव, पेशा अशोक खरात के दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी। अब कहानी ने असली मोड़ लिया। नीलेश को उठाया गया, उसका फोन जब्त हुआ, और जब पुलिस ने उसकी गैलरी खोली तो वो खुद भी सन्न रह गई। एक नहीं, कई वीडियो, हर वीडियो में अलग महिला, लेकिन एक चीज कॉमन, कैमरे के पीछे का
सच। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कहानी साफ थी। पूछताछ शुरू हुई और अब धागा सीधे जाकर जुड़ रहा था अशोक खरात से। हालांकि FIR में उसका नाम नहीं था, क्योंकि पीड़िता तब तक सच से अनजान थी। लेकिन पुलिस के पास अब सवाल थे और जवाब लेने के लिए वो पहुंची उसी जगह जहां वो श्रद्धा लेकर पहले भी जाती थी। खरात के सामने बैठकर जब पुलिस ने उससे सवाल पूछे तो उसने एक नई कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो सच को छुपाने के लिए बुनी गई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कहानी सच थी या फिर एक और जाल। एक पल के लिए लगा कि शिकारी नहीं, शिकार सामने बैठा है। मैं खुद ब्लैकमेलिंग का शिकार हूँ। बाबा की ये लाइन सुनकर कमरे में बैठे पुलिस वाले भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। उसने कहानी सुनाई। मुंबई के 2 बड़े कारोबारी, 5 करोड़ की मांग, मोबाइल पर भेजे गए वीडियो और उन वीडियो में खुद उसका चेहरा। अब खेल पलट चुका था। जिस पर उंगली उठ रही थी वो खुद को पीड़ित बता रहा था। पुलिस ने बयान दर्ज किया और लौट आई। केस जैसे ठहर गया। एक तरफ हिरासत में नीलेश जाधव और दूसरी तरफ बेचारा बाबा। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। मार्च की एक सुबह एक महिला सीधे थाने पहुंचती है। चेहरे पर घबराहट, आवाज में कंपन, लेकिन इरादा साफ। वो शिकायत लिखवाती है और जैसे जैसे शब्द कागज पर उतरते हैं, कमरे में बैठे अफसरों के चेहरे बदलने लगते हैं। क्योंकि ये कोई आम शिकायत नहीं थी। वो महिला किसी साधारण परिवार से नहीं थी, बल्कि वो एक बड़े प्रभावशाली घराने से जुड़ी हुई थी। उसने लिखा कि मैं भविष्य जानने गई थी। बस इतना ही काफी था समझने के लिए कि वो कहाँ गई थी। वो बताती है, कुछ मुलाकातें हुई, जन्म तिथि, विवरण सब लिया गया। फिर एक दिन प्रसाद दिया गया, कुछ खाने को, कुछ पीने को, और उसके बाद उसके आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो सब कुछ बदला हुआ था। कपड़े अस्त व्यस्त, सांसें भारी और सामने वही बाबा। लेकिन इस बार उसके हाथ में आशीर्वाद नहीं, बल्कि तस्वीरें थीं। ऐसी तस्वीरें जो किसी की जिंदगी तोड़ सकती हैं। धमकी साफ थी कि किसी को बताया तो सब खत्म। और यहीं से शुरू हुआ उसका डर, उसकी चुप्पी और उसका शोषण। बार बार बुलाया गया, बार बार वही हुआ, जब तक कि एक दिन उसने तय किया कि अब और नहीं, और वो थाने पहुंच गई। ये पहली शिकायत थी जिसमें सीधे सीधे नाम था अशोक खरात का। अब मामला बदल चुका था, लेकिन असली डर अब पुलिस के सामने था। क्योंकि ये सिर्फ एक आरोपी नहीं था, ये एक नेटवर्क था। नाम जुड़ रहे थे, बड़े नेता, वरिष्ठ अफसर, मंत्री और वो लोग जिनके इशारे पर फैसले बदलते हैं। ऐसे लोग जो कभी उसके दरबार में सिर झुकाते थे। अब सवाल ये नहीं था कि मामला क्या है, सवाल ये था कि हाथ डालें कैसे। क्योंकि जिस पर उंगली उठ रही थी वो कई ताकतवर लोगों का गुरु था। यहाँ तक कि पुलिस विभाग के अंदर भी कई वर्दियां उसकी भक्त थीं। DCP से ऊपर कमिश्नर तक हर स्तर पर उसका असर था। अब एक मीटिंग बुलाई गई। ऊपर के अफसर बैठे, कमरे में सन्नाटा था। फाइलें खुली थीं, लेकिन फैसला बंद। क्योंकि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं था, बल्कि ये सत्ता से टकराने जैसा था। आखिरकार एक बात साफ हुई कि इस केस में आगे बढ़ने के लिए ऊपर से सरकार की इजाजत जरूरी है। अब गेंद उनके पाले में थी। क्या सच सामने आएगा या फिर एक और फाइल हमेशा के लिए दबा दी जाएगी? उस रात पुलिस चोर चोर चिल्ला रही थी, लेकिन असली चोरी किसी और चीज की हुई थी, भरोसे की। 17 मार्च की देर रात नासिक का एक आलीशान घर, बाहर अचानक हड़कंप मचता है। चोर चोर, आवाज इतनी तेज कि आसपास के लोग भी दरवाजे खोलकर बाहर झांकने लगे। लेकिन ये कोई आम शोर नहीं था, ये एक चाल थी। क्योंकि उसी शोर के बीच पुलिस की एक टीम चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। अंदर सब कुछ शांत था और उस सन्नाटे के बीच एक कमरा जहां अशोक खरात गहरी नींद में सो रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस दुनिया को उसने इतने सालों तक अपने हिसाब से चलाया, वो आज उसके दरवाजे पर खड़ी है। कुछ ही पलों में नींद टूटी, हथकड़ी लगी और खेल पलट गया। इसके बाद शुरू हुई असली तलाशी। मोबाइल, पेन ड्राइव, डिजिटल फाइलें, और जैसे जैसे ये चीजें खुलती गईं, पुलिस के चेहरे बदलते गए। 58 वीडियो, हर वीडियो एक कहानी, हर कहानी एक राज, और हर राज इतना भारी कि किसी की पूरी जिंदगी हिला दे। इनमें से एक वीडियो गलती से बाहर आ गया और जिसने देखा वो सन्न रह गया। अब सवाल ये नहीं था कि अपराध हुआ है या नहीं, सवाल ये था कि ये खेल कितना बड़ा है। अगले दिन 18 मार्च अशोक खरात को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस कस्टडी मिली और जांच की असली शुरुआत हुई। लेकिन जितनी जांच आगे बढ़ रही थी, उतने ही डर भी बढ़ रहे थे। क्योंकि 58 की गिनती यहीं रुकने वाली नहीं लग रही थी। और सबसे बड़ी मुश्किल, खामोशी।
जिन महिलाओं के वीडियो थे वो सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ केस नहीं बल्कि उनकी इज्जत का सवाल था। पुलिस जानती थी कि अगर आवाजें नहीं उठेंगी तो सबूत अधूरे रह जाएंगे, इसलिए अपील की गई, सामने आइए। लेकिन डर अभी भी भारी था। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी पढ़ी लिखी ताकतवर महिलाएं कैसे इस जाल में फंस गईं? इसका जवाब छुपा है उस आदमी के अतीत में। करीब 40 साल पहले नासिक के पास एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, नाम अशोक खरात। पढ़ाई के बाद वो मर्चेंट नेवी में चला गया। करीब 20 साल समंदरों में गुजारे, जहाजों के साथ दुनिया घूमी, 100 से ज्यादा देशों का सफर किया। लेकिन उसने सिर्फ सफर नहीं किया, उसने सीखा भाषाएं, 1-2 नहीं 15 से 20 भाषाएं। जब वो छुट्टी पर गांव लौटता तो सिर्फ इंसान नहीं, एक कहानी बनकर आता। विदेशों की बातें अलग अलग भाषाओं में बोलना, और फिर अचानक धार्मिक मंत्र उसी भाषा में। गांव वालों के लिए ये चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। धीरे धीरे उसने एक और खेल शुरू किया, भविष्य बताने का। जन्मतिथि पूछता, कुछ हिसाब लगाता और बोल देता, इस साल नौकरी लगेगी, इस तारीख को शादी होगी। अब किस्मत का खेल देखिए, कुछ बातें सच हो गईं। बस यहीं से भरोसा शुरू हुआ, और वही भरोसा धीरे धीरे आस्था बन गया। लोग इंतजार करने लगे कि वो कब आएगा और उनका भविष्य बताएगा। फिर एक दिन उसने समंदर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, और शुरू हो गया एक नया सफर, जहाँ जहाज नहीं थे लेकिन लोगों की जिंदगियां उसकी पकड़ में थीं। भाषाओं का ज्ञान, बातों का जादू और लोगों की मजबूरी, इन 3 चीजों ने मिलकर उसे एक ऐसा बाबा बना दिया जिसकी कहानी अब खुद उसके खिलाफ सबूत बन चुकी है। एक सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अगर वो सच में भविष्य देख सकता था तो अपने गिरने की तारीख क्यों नहीं देख पाया? यहीं से कहानी का सबसे कड़वा सच शुरू होता है। शुरुआत में लोग उसे बस अलग मानते थे, फिर खास, और धीरे धीरे चमत्कारी। गांव छोटा पड़ गया तो वो नासिक चला आया। यहाँ एक छोटा सा दफ्तर लिया, साथ में प्रॉपर्टी का काम भी शुरू किया। लेकिन असली कमाई जमीन में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में थी। वो खुद को न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और कर्मकांड का जानकार बताने लगा। फिर धीरे धीरे उसने एक और लेयर जोड़ दी, ब्लैक मैजिक। अब उसके पास हर सवाल का जवाब था और हर डर का इलाज भी। धीरे धीरे नाम बढ़ा, भीड़ बढ़ी, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। फिर एक दिन एक बड़ा नाम उसके दरवाजे तक पहुंचा, महाराष्ट्र की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा। बस यहीं से खेल बदल गया। खबर फैली कि अगर इतना बड़ा नेता यहाँ आ सकता है तो कुछ तो बात जरूर होगी। और फिर जो शुरू हुआ वो सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि एक लहर थी। मंत्री आए, फिर अफसर आए, IAS, IPS, फिर उनके परिवार, बीवियां, बेटियां, हर किसी के पास सवाल थे कि पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रांसफर कब होगा, शादी कब होगी, बच्चों का करियर कैसा होगा। और हर सवाल का जवाब एक ही जगह मिल रहा था, अशोक खरात। अब उसका दरबार सिर्फ मंदिर नहीं था बल्कि वो पावर का वेटिंग रूम बन चुका था। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। वो सिर्फ भविष्य नहीं बता रहा था बल्कि वो लोगों को पढ़ रहा था, खास तौर पर महिलाओं को। डर दिखाता, कमजोरी पकड़ता, और फिर वही डर उसका हथियार बन जाता। कभी प्रसाद के नाम पर कुछ देता, कभी तंत्र के नाम पर कुछ करता, और जब सामने वाला संभल नहीं पाता तो तब वो वार करता, इज्जत छीनता, तस्वीरें बनाता, और फिर ब्लैकमेल, एक नहीं बार बार। इसी तरह उसकी लिस्ट बढ़ती गई। आज 58 वीडियो सामने हैं, लेकिन असली गिनती शायद किसी को नहीं पता। और डर सबसे बड़ा ये है, इनमें कोई आम नाम नहीं है। ये वो घर हैं जहाँ देश के फैसले होते हैं, जहाँ से सिस्टम चलता है। और अब हर किसी की सांस अटकी हुई है कि कहीं अगला वीडियो उसका ना हो। इसीलिए जांच भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि कई जिंदगियों की इज्जत का सवाल है। और एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी के बाद सबसे बड़ा सवाल वही है कि अगर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और तंत्र मंत्र इतना सटीक था तो क्या उसे ये नहीं दिखा कि मार्च की एक रात उसका खेल खत्म होने वाला है? या फिर ये सब कभी सच था ही नहीं? और अगर नहीं था तो फिर इतने पढ़े लिखे लोग, UPSC पास करने वाले अफसर, देश चलाने वाले नेता कैसे इस जाल में फंस गए? शायद जवाब आसान है कि जब इंसान डरता है तो वो तर्क नहीं ढूंढता, सहारा ढूंढता है। और वहीं ऐसे लोग पैदा होते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है, ये उस अंधविश्वास की है जो हर बार नया चेहरा पहनकर लौट आता है और हर बार कुछ नई जिंदगियां बर्बाद कर जाता है। तो ये थी ढोंगी बाबा अशोक खैरात की। अब आप हमें कमेंट में बताओ कि इस बाबा को क्या फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट में हाँ या नहीं में जरूर दे। धन्यवाद।